लेकिन अभी जो बयानबाजियां हो रही है ये कहीं ना कहीं सुनियोजित है, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। कोई बीजेपी में अदना सा कार्यकर्ता भी कुछ ऐसी बात नहीं बोल सकता है जो आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कबूल ना हो। ये बातें बुलवाई जाती हैं और उसके बाद उस पर रिएक्शन देखा जाता है। रिएक्शन अगर थोड़ा खड़ा आ गया लोगों का तो उससे वो नाता तोड़ लेते हैं। इनका यही है कि चोर फिर कहेंगे चोरी करो, लेकिन पकड़े जाओगे तो हम तुमको पहचानते नहीं। ये इनका है, ये शुरू से ही रहा है। अब सवाल है कि निशिकांत दुबे ने या दिनेश शर्मा ने जो कहा है वो तो ठीक है, उससे आपने कह दिया कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी में है ना। उपराष्ट्रपति ने जो कहा उस पर क्या कहेंगे? उपराष्ट्रपति ने सिर्फ गृह युद्ध की बात नहीं करी है, लेकिन ये तो कहा है ना भाई, अदालतों को राष्ट्रपति को डिक्टेट करने का अधिकार नहीं है। ये बात तो उन्होंने ही कही है। तो संविधान की तो धज्जियां उड़ाने का काम ऊपर से लेकर के नीचे तक हो रहा है। एक कहावत कहते हैं लोग गांव में कि एक बच्चा था, वो सड़क पे पेशाब कर रहा था नंगा होकर के, तो किसी ने कहा कि अरे बड़ा नंगा है, तो जाओ इसका कौन है, इसका पिता, उससे शिकायत करो कहाँ है। तो पता लगा, गए तो कोई छत से कूद रहा था, पेशाब कर रहा था। तो कहा कि वो कौन है, बोला वो उस लड़के का बाप। तो सवाल है कि जब निशिकांत दुबे जैसे लोग इस ढंग की बात कर रहे हैं और जब उनके आका जो है वही जब जेम्स माइकल लिंगडो की बात करेंगे तो बाकी लोगों में क्या मैसेज जाएगा? तो ए टू जेड वही है। और ये पहली बार थोड़ा है संविधान के बारे में, संविधान बदलना है, संविधान बदलना है, ये बात लिखा उनके विवेक देव राय ने, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल चेयरमैन थे, जो उसके बाद अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, कितने लोगों के बयान आते गए। वो कह दिया बाद में कि नहीं साहब अब तो अम्बेडकर साहब भी आ जाएंगे तब भी नहीं बदलेगा। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर भाजपा को आज 370 से अधिक सीटें मिल गई होती तब इनके बयान किस तरह के होते? आज वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे बोल रहे हैं या दिनेश शर्मा बोल रहे हैं या और लोग बोल रहे हैं, तब उनकी भाषा कैसी होती आप कल्पना कर सकते हैं क्या? अभी तो 240 पे सिमट गए हैं। और चलो ठीक है, वो एनडीए के पार्टी थे, तेलुगु देशम या जनता दल यू के लोग, तो इसमें कोई उनकी सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार पर भी कहा अब तो खुल करके खेल खेल रहे हैं। अब उनकी चाहे कोई ना कोई एक नस इनके पास है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू को तय करना होगा कि उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं या ईडी की जांच चल रही है उसको परे रखना है या सरकार का विरोध करना है, तो इसलिए वो तो सरकार के साथ रहेंगे ही रहेंगे। वही हालत नीतीश कुमार जी की हालत हो गई है, ये लोग सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे। अब देखिए दरअसल क्या है कि सिर्फ ये वक्फ बोर्ड का मामला नहीं है। इसके पहले इसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धुलिया साहब ने उर्दू को के ऊपर जो फैसला दिया उसको लेकर के खलबली मची हुई है अंदर अंदर खाने, क्योंकि जिस ढंग से ये लोग बातें कर रहे थे तो उससे इनको तकलीफ हुई है। और अब सबसे बड़ी बात, आप कल्पना कर सकते हैं क्या इस देश में कोई ऐसा अटॉर्नी जनरल होगा जो अदालत में पेश होकर कहेगा कि साहब हमको एक हफ्ते का समय दीजिए, हमको कुछ मालूम ही नहीं है, वक्फ संशोधन अधिनियम जो संशोधित अधिनियम बना है उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, एक हफ्ता हम पढ़ेंगे समझेंगे जानेंगे तब हम एक हफ्ते बाद आपसे बात करेंगे? क्या मतलब है भाई? तुम्हारी सरकार चल रही है, तुम्हारी सरकार एक कानून में संशोधन कर रही है और कानून बन गया है, पास हो गया है, और तुमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो कमाल है। इसी तरह के एक से एक जो ये हैं लोग, और उसके पहले जैसे अब तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में था, या भाई एक सीधी सी बात है कि हमारा एक संविधान आपके सामने है, संविधान सर्वोपरि है, सब मानते हैं। संविधान में साफ साफ लिखा है कि साहब संसद एक कार्यपालिका होगी, एक सरकार होगी जो संसद के जरिए बहुमत से अपना कानून बनाएगी, उस कानून का अमल करना होगा। लेकिन अगर उस कानून से संविधान को कहीं ठेस पहुंचती है, संविधान का कोई अनुच्छेद बाधित होता है, तो उसकी समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। साफ साफ है। अगर राज्यपाल के बारे में साफ है कि साहब कोई भी अगर राज्य सरकार कोई बनाती है, आदेश जारी करती है, घोषणा करती है, कैबिनेट का डिसीजन होता है, तो उस पर उसको मुहर लगानी होगी। अगर नहीं लगाता है तो वापस कर देगा, वापस करेगा, फिर कैबिनेट उसी को रिजोल्यूट करके फिर से भेज देगी। उसके बाद उसकी मजबूरी हो जाएगी, चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो। ये तो साफ साफ लिखा है ना। तो लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा कि आप अपनी कुर्सी के नीचे दबा के रख दीजिए, 6-6 महीने 8-8 महीने बैठ जाइए, उस पर कोई
सांसी मत लीजिए, ये तो नहीं लिखा संविधान में। संविधान में लिखा कि आप अगर चाहें तो उसको मना कर सकते हैं, लेकिन मना करेंगे दूसरी बात फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो एक से एक चीजें आ रही थी। अब इनको लग रहा था कि जिस तरह से इन्होंने धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब को इन्होंने मैनेज कर लिया और वो भगवान की कृपा से फैसले देने लगे, उसी तरह से संजीव खन्ना साहब भी मैनेज हो जाए। अब इनको पता नहीं है कि आपने किस घर में दावत दी है। संजीव खन्ना साहब जस्टिस HR खन्ना के सुपुत्र हैं, जो आपातकाल में, उस समय के आपातकाल में भी उन्होंने फैसला दिया था और जिसमें कहा गया था कि जस्टिस खन्ना जैसे लोगों की तो स्टैच्यू बनाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। ये अमेरिका के अखबारों में छपा। उस HR खन्ना के लड़के हैं संजीव खन्ना। अब संजीव खन्ना को हाउस में नहीं रख सकते, और वो तय कर लेंगे। उनको लगेगा कि हाँ संविधान सम्मत है। भाई ऐसा तो नहीं कि संविधान से बाहर जाकर के कोई काम कह रहे हो। जो बातें हैं, अब भाई सवाल एक जैसे हो गया कि बाकी भी जितने धार्मिक न्यास हैं या ये है, तो उसमें क्या गैर जाति के लोग हैं, क्या गैर संप्रदाय के लोग हैं? क्या हिंदुओं के जो बोर्ड है उसमें क्या मुस्लिम है? तो फिर वक्फ बोर्ड में कैसे क्यों गैर मुस्लिम रहेंगे भाई? अब ये सवाल जो उन्होंने पूछा है, ये तो सवाल वाजिब है, आप सवाल का जवाब दीजिए। इस तरह से जो भी व्याख्या है, देखिए वो एक से एक सारा संविधान सम्मत उनकी टिप्पणियां हैं, उनके आदेश हैं, अंतरिम आदेश है चाहे जो भी है, उन्होंने सेट कर दिया। रिटायर होने जा रहे हैं खन्ना साहब, लेकिन उन्होंने पैरामीटर सेट कर दिया है। उससे बाहर जाकर के कोई भी पीठ बनेगी तो उस पर नहीं जा सके। तो उससे इनको डर हो गया है। इनको डर लग रहा है कि जो हम मनमाना काम करने जा रहे हैं, एक तो जो डर था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कुछ विरोध कर सकते हैं, कहीं दबाव बना सकते हैं, तो वो दबाव तो नहीं रहा। अब उनको आपने तोड़ लिया, जोड़ लिया, उससे आपने संसद के जरिए पास करा लिया। लेकिन संसद की कार्रवाई को समीक्षा तो कर सकता है। अगर आप संविधान के विरुद्ध कोई काम करते हैं, सरकार कोई विरुद्ध फैसले करती है, तो उसको तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। वही सर्वोच्च न्यायालय कर रही है। अब ये इनको सबसे अधिक डर इसके सता रहा है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। बयान देखिए निशिकांत दुबे का हो, चाहे अब इसके पहले क्या था, प्रज्ञा ठाकुर जो थी, जो सांसद थी, जिसने हेमंत करकरे के बारे में किस ढंग के बयान दिए थे, तो मोदी साहब ने कहा था कि साहब, या नाथूराम गोडसे के पक्ष में बयान दिया था, तो मोदी जी ने कहा था कि साहब मैं उसको दिल से माफ नहीं करूंगा, दिल से नहीं माफ करूंगा, लेकिन संसद में बगल में बैठाऊंगा। ये भी है, ये भी सच है। ये भाई अगर नड्डा साहब आपको लग रहा है कि निशिकांत दुबे ने बयान गलत दिया है, दिनेश शर्मा ने बयान गलत दिया है, तो आप कहिए कि उन्होंने गलत बोला है। आप ये कह रहे हैं कि हमारा उससे लेना देना नहीं है, ये नहीं बात। आप कहिए कि उन्होंने गलत बोला है कि सही बोला है। आप अगर आपको लगता है कि गलत बोला है तो कहिए गलत बोला है। हमको उनको हम पार्टी से निलंबित कर रहे हैं या कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस ये कह दिया हम अपने को अलग कर रहे हैं। अरे अलग क्यों कर रहे हैं भाई? आप ही के कहने पे तो बोल रहा है। निशिकांत दुबे जो लोकसभा के अंदर हुल्लड़ ब्रिगेड है भारतीय जनता पार्टी की, उसका सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा अगुवा है। कल तक रमेश बिधूड़ी था, आज वो जब भी कभी किसी पर भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों पर भी जब हल्ला बोलना होगा तो निशिकांत दुबे, उस समय कभी आप उसको रोकते नहीं है। तो इसी तरह मन बढ़ा हुआ है वो आदमी। कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो नहीं था, मिनिस्टर भी मेरे ख्याल से मिलता वो, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का दावेदार था कि वो झारखंड का मुख्यमंत्री बन जाएगा। पता लगा उसके इलाके में थोड़ा सफाया हो गया। तो खैर वही बड़बोलापन है। और हम तो कह रहे हैं कि सरकार और ईडी में अगर जरा भी ताकत हो, सीबीआई ईडी में है, तो निशिकांत दुबे की संपत्तियों की जांच कर लीजिए। कैसे ये आदमी कहां से कहां तक पहुंचा है, या कैसे सैनिक फार्म में बंगले बने, कैसे बन के रहा है, सारा कुछ है, उसकी जांच एक बार भी सरकार नहीं कराएगी। आपको लग रहा है, लेकिन चूंकि आपने उसको महत्व दिया है, आपने उसको बोलने के लिए कहा हुआ है, उकसाया हुआ है कि नहीं तुमको ये बोलना है, उसकी वो क्वालिटी है। अब उसमें जब चूंकि आप फंसने लग गए तो लगा कि साहब इससे अलग कर देना चाहिए। तो राजीव जी बस यही, अभी तो यही है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी टाइम्स मैगजीन के कवर स्टोरी में 100 विश्व गुरु बनने वाले प्रधानमंत्री जी उसमें भी नहीं हैं। और ये आज से नहीं, 2022 के बाद से बिल्कुल नहीं है, लगातार नहीं है। इस पर कोई चर्चा नहीं। हमारा पासपोर्ट जिसको मजबूत करने का दावा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, वो कमजोर हो गया, रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। क्या ये सारे मुद्दे और इसको न्यायपालिका के ऊपर हमला करके, ऐसी बयानबाजियां करके दबाए जा रहे हैं ये मुद्दे? यकीनन ये कह सकते हैं आप राजीव जी। देखिए इतने सारे सवालों से घिरी हुई है पार्टी और ये सरकार की, इसको खुद भी
रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो उसे तो उछाल देते हैं, चला देते हैं, कर देते हैं, लेकिन उसका क्या रिप्रकशन होगा, क्या उसका उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में उनके पास कोई सोच अभी बन नहीं पा रही। हालांकि वह संशोधन विधेयक या अधिनियम जो बनाया उन्होंने, वो आरएसएस को खुश करने के लिए ही बनाया था, करवाया था कि देखो हम तो आपका एजेंडा लागू कर रहे हैं, एक एक करके जब भी मौका मिलता है देखो हम आपके एजेंडे को लागू करें। लेकिन उसका असर क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये हर एक इशू इससे उछालते हैं जिससे इस देश के अल्पसंख्यकों को उकसावा मिले, उत्तेजित करें, उनको प्रोवोक करें, लेकिन कहीं उत्तेजित नहीं हो रहा है। संप्रदाय जो भी है वो लोग ठीक है एक हद तक सहते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उस ढंग से। अब जो मुर्शिदाबाद वाली जो घटनाएं हुई है उसके बारे में भी खुल करके आ गया कि उसका षड्यंत्र और लोगों ने किया था, उसमें भी कहीं ना कहीं संघ परिवार का हाथ आ रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, अब उनके पास कोई है नहीं। असल बात यह है, मेरी चिंता का विषय यह है कि अगर कोई पार्टी का, सत्तारूढ़ पार्टी का 3 बार का जीता हुआ सांसद अगर जुडिशरी के बारे में इस तरह की बातें करता है, या कोई उप मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी दिनेश शर्मा जो है वो इस तरह की अगर बातें करता है, तो उसको क्या उसकी पार्टी इसी तरह से छोड़ देगी, या क्या अदालत छोड़ देगी, या क्या इस देश के नागरिक भी ऐसे ही छोड़ देंगे? हमारा कहना यह है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय स्वो मोटो स्वतः संज्ञान लेकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक हमारा ये फर्ज बनता, हमारा दायित्व बनता है कि हम पूछे निशिकांत दुबे से, दिनेश शर्मा से कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के किस एक्शन से गृह युद्ध हुआ है? वो तो कह रहा है कि गृह युद्ध करवा रहे हैं, गृह युद्ध कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो बताना पड़ेगा आपको, इसको अदालत में जाकर के प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम ये साबित कर सकते हैं कि गृह युद्ध बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, संघ परिवार के लोग करवाने में लगे हुए। उनके एक एक बयान को देख लीजिए, एक एक उनके एक्शंस आ रहे हैं, जिस ढंग के आगरा में जिस तरह का खड़ी सेना के नाम पे भाजपा की सेना खड़ी हो गई, वहां पे योगी आदित्यनाथ की सेना खड़ी हो गई वहां जाकर के, और दंगे फसाद करने की कोशिश किया, एक सांसद के घर में जाकर के तोड़फोड़ किया, दलित सांसद के घर में। तो इससे क्या होने वाला है? कहीं ना कहीं आप जाति युद्ध को न्योता दे रहे हैं। इसी तरह से आप मुस्लिम समाज के बारे में, अल्पसंख्यक समाज के बारे में, अब जैनियों के बारे में हो गया, कभी आप सिख अगर किसान आकर के धरना प्रदर्शन करेगा तो उसको आप खालिस्तानी बोल देंगे। ये लगातार इस तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं सत्तारूढ़ दल की तरफ से, सत्तारूढ़ दल के जिम्मेदार लोगों की तरफ से। उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए लोग, जो राज्यपाल भी थे ना पश्चिम बंगाल के, जिस ढंग का उनका एक्शन था, उनको डर लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर वो फरमान चल गया, आगे चल गया, तो ये सारी चीजें हैं जी, जाना पड़ेगा लोगों को, सवाल करना जी। आपको दिखाई दिया चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट का, जिससे जो गृह युद्ध। जयशंकर जी आपका वीडियो संविधान सम्मत जो बातें कर रहे हैं जी, आपका वीडियो बीच बीच में रुक रहा है जी। हाँ, वो सबका ही हो रहा है, इधर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो वो बातें तो संविधान सम्मत कर रहे हैं ना, संविधान के धाराओं के अनुरूप, संविधान के सवाल सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर आपके सॉलिसिटर जनरल को पता ही नहीं है तो इसमें सुप्रीम को क्या करें? उनको तो पढ़ लिख करके आना चाहिए कि भाई हाँ, संशोधन अधिनियम जो बनाया है उसमें क्या खास बातें हैं, क्या नहीं है, उसमें हमको क्या जवाब देना है, क्या नहीं देना है। तो लेकिन आखिर कर रहे हैं कि 1 हफ्ते का हमको समय चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं इस देश में, जिसपे बीजेपी लगातार घिरे हुए है, उसको रास्ता सूझ नहीं रहा है। तो एक नया रास्ता, एक नया सी गुफा वो छाल देते हैं लोग, ताकि उसमें लोग उलझ जाए, फिर कुछ दिन तक उसी में चले। अब भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, मतलब कमाल की बात है साहब, 2-2 साल हो गया, जनगणना नहीं करवा रही है। तो 11 में होने वाला था, 14-15 साल बीतने को आ रहे हैं। आपने जब महिला आरक्षण विधेयक बनाया था, महिला आरक्षण कानून बनाया था, तो कहा गया था कि साहब 2029 के चुनाव में इसको लागू कराया जाएगा, उसके पहले 21 में, उसके बाद जो है जनगणना हो जाएगी 2024 के आसपास, और उसके बाद जो है इसको परिसीमन करा करके 2029 के चुनाव लागू करेंगे। इसका मतलब आपने महिलाओं को भी धोखा दिया है। अगर जनगणना ही नहीं होगी तो डिलिमिटेशन कब होगा? डिलिमिटेशन नहीं होगा तो फिर महिला आरक्षण लागू कैसे होगा? लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में 33% सीटें देने का
तो सबको ये ठग रहे हैं, सबको झूठ बोल बोल करके। दिल्ली की महिलाएं अभी भी इंतजार कर रही हैं कि साहब 2500 रुपए हमारे खाते में कब आएगा, वो आपने जी। कुछ किया नहीं। तो इस तरह की बातें हैं। मतलब भाजपा अपने ताने बाने में खुद ही उलझ गई है। जो ताना बाना वो बुनती है, जिससे आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अब तो आप बात कर रहे हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो करने की कोशिश की जा रही है, वो नफा होगा कि नुकसान होगा? भाई 2014-24 में तो नहीं हुआ। 2024 में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो नारा अयोध्या में ही खारिज हो गया, अयोध्या के अगल बगल के जिलों में खारिज हो गया। लेकिन ये है कि उसमें विपक्ष की अपनी ताकत भी थी। विपक्ष ने संविधान को जो बदलने की साजिशें थी उसको जो इशू बनाया, तो लोगों को लगा कि ये धर्म के नाम पे हमको अफीम चटा रहे हैं और हमारे हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसको लेकर के अगर अपोजिशन पूरे दमखम के साथ सड़कों पे जाएगा और अदालतों का भी सहारा लेगा, तो मुझे लगता है कि इनके आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ेगी। और ये और घबराहट में पता नहीं क्या करेंगे। हो सकता है कोई आपातकाल जैसा, अभी तो अघोषित आपातकाल चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि कोई मार्शल लॉ या आपातकाल जैसी कोई व्यवस्था इनके दिमाग में हो, क्योंकि स्थितियां धीरे धीरे हाथ से निकल रही है। नौजवान खिलाफ हो रहा है, किसान खिलाफ हो रहा है, सेना में भी सुगबुगाहट है, अग्निवीर को लेकर के अभी भी सुगबुगाहट है। अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं, जो अदालतों में बहुत सारे हाईकोर्ट्स में भी आ रहा है कि अब हम संविधान के हिसाब से काम करेंगे, हम जो कानून है उसके हिसाब से काम करेंगे, और हम भगवान की प्रेरणा से हम कोई फैसला नहीं करेंगे। अब इस तरह की बातें अगर उठ के आने लग जाएंगी तो इनकी परेशानियां तो बढ़ेंगी राजीव जी। जी बिल्कुल।